हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। गाइज, जैसे कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं मुद्रा और बैंकिंग के 50 ऐसे एमसीक्यू के रिगार्डिंग जिसकी टर्म 1 के बोर्ड एग्जाम में आने की जो पॉसिबिलिटी है वो कहीं ज़्यादा है। मैं इससे प्रीवियस आपको जो है इस चैप्टर के 50 क्वेश्चन ऑलरेडी बता चुका हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट विद आंसर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है सो गाइज सबसे पहले तो आप प्ले लिस्ट में जाके उस वीडियो को ज़रूर देख के आइए, क्योंकि मैं 50 क्वेश्चन जो है इस पे ऑलरेडी बना चुका हूँ। इसका पार्ट 1 जो है ऑलरेडी बन चुका है। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो अगले 50 क्वेश्चंस के रिगार्डिंग बात करने जा रहे हैं। ये मुद्रा और बैंकिंग का जो है पार्ट 2 है। इसके अंदर हम अगले 50 क्वेश्चंस के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं कि वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जिनके एग्जाम में आने की जो पॉसिबिलिटी है वो कहीं ज़्यादा है। और ये भी बताऊंगा कि ये पीडीएफ आपको किस तरीके से मिल सकती है, कैसे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं अपने फ़ोन में, ताकि एग्ज़ाम टाइम पे आप अपनी जो प्रिपरेशन है, जो रिवीजन है, वो बहुत ही अच्छे से कर सकें। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक से एक क्वेश्चन में इसमें आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा क्वेश्चन कैसे आ सकता है, डायरेक्ट कैसे आ सकता है, घुमा के कैसे आ सकता है, किस क्वेश्चन का क्या आंसर है और क्यों है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। क्वेश्चन नंबर 51 पे कहता है कि साख निर्माण से तात्पर्य बैंकों की उस शक्ति से है जिसके द्वारा वह क्या करते हैं, लोगों से उधार लेते हैं, गौण जमाओं का विस्तार करते हैं, बचत खाता खोलते हैं या शेयर जारी करते हैं। तो गाइज, साख निर्माण का मतलब क्या होता है? देखो, दो तरीके की जमा होती हैं। एक होती है प्राथमिक जमा और एक होती है गौण जमा। ठीक है, प्राथमिक जमा वो होती है जो कस्टमर अपने अकाउंट में फर्स्ट टाइम जो पैसा जमा कराते हैं, वो तो प्राथमिक जमा होती है। और गौण जमाएं कौन सी होती हैं? गौण जमाएं वो होती है गाइज जो प्राथमिक जमा जो कस्टमर ने जमा कराई है, जब बैंक क्या करता है उसका एक कुछ पोर्शन रिजर्व में रख के बाकी का जो अमाउंट है जब उसको लोन में दे देता है, तो जो लोन से जो क्रिएशन होती है उसको गाइस गौण जमा कहते हैं। ठीक है, तो गौण जमा या द्वितीय जमा कुछ भी कह सकते हो। तो साख निर्माण का जो लिंक है ना, वो बैंकों की गौण जमाओं का विस्तार करना है। ठीक है, ये बैंकों की शक्ति होती है, जितनी ज़्यादा प्राइमरी जमा होगी उतनी ज़्यादा आपकी कह सकते हो गौण जमा होगी, उतनी ज़्यादा गौण जमाओं का विस्तार होगा। तो साख निर्माण का जो मतलब है वो बैंकों की किस शक्ति से है? सेकेंडरी डिपॉजिट को एक्सपेंड करने से है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आंसर बी। मुद्रास्फीति का क्या मतलब होता है? सिंपल सी बात है, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों का बढ़ना मुद्रास्फीति कहलाता है। कह रहा है इनमें से कौन सा बैंक जो है वो साख का सर्जन करता है? तो गाइज, कमर्शियल बैंक जो हैं वो क्रेडिट क्रिएशन करते हैं। ठीक है, नाबार्ड नहीं करता, आईडीबीआई नहीं करता, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं करता। जितने भी कमर्शियल बैंक होते हैं वो जो है साख का सर्जन करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद कहता है क्वेश्चन नंबर 54 में कि बैंकों द्वारा साख निर्माण के लिए कौन सी शर्त जो है वो आवश्यक नहीं है, कौन सी शर्त मैंडेटरी नहीं है। सबसे पहला तो उधार लेने वाले उपलब्ध हो। अबे भाई, साख तो तभी देंगे ना जब लोन लेने वाला होगा, तो ए तो हो नहीं होना है। ठीक है, लोगों में बैंकिंग आदतें हो। इसका मतलब क्या है? बैंकिंग आदतें का मतलब लोग अपने पैसे जमा करवाएं, लोग अपने पैसे निकालने आए। अगर लोग पैसे जमा ही नहीं कराने आएंगे, जब प्राथमिक जमा ही नहीं आएंगी, तो भाई फिर सेकेंडरी डिपॉजिट कैसे क्रिएट होंगी? तो ये भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और बैंकिंग प्रणाली में लोगों का विश्वास हो, मतलब कि लोगों को ट्रस्ट हो बैंक वगैरह से लोन लेने में। ठीक है जी, ट्रस्टेड होता, कोई फ्रॉड वगैरह नहीं होता। ठीक है, लोगों को ट्रस्ट होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें तो ठीक है। यहाँ पे एक बी ऑप्शन में लिखा हुआ है कि सीआरआर ज़्यादा होनी चाहिए। गाइज, अगर सीआरआर ज़्यादा होगी तो मनी क्रिएशन उल्टा जो है उतनी कम होगी। ठीक है, तो उसने यहाँ पे बोला है कि कौन सी शर्त जरूरी नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, क्योंकि भाई अगर सीआरआर ज़्यादा होगी तो जितनी सीआरआर ज़्यादा होगी उतना मनी क्रिएशन कम होता है, उतनी साख का निर्माण कम होता है। तो ये वाली जो कंडीशन है, ये कंडीशन जो है मैंडेटरी नहीं है। सीआरआर क्या होता है गाइस? सीआरआर जो कमर्शियल बैंकों को अपनी कुल जमा का एक मिनिमम % आरबीआई के पास जो सबमिट करना पड़ता है उसको कहते हैं। तो ये जो है मैंडेटरी नहीं है। कह रहा है व्यावसायिक बैंक जो है वो क्या करते हैं? नोट जारी करते हैं, ग्राहकों से जमा स्वीकार करते हैं, ग्राहकों को लोन देते हैं, या बी और सी दोनों। सो गाइज, नोट जारी करने का जो काम होता है वो तो होता है भाई आरबीआई का। ठीक है, सेंट्रल बैंक का काम होता है। कमर्शियल बैंक केवल जनता से जमा स्वीकार करता है और लोन देने का काम करता है। उसके बाद है गाइज, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुद्रा के स्थैतिक और गत्यात्मक कार्यों का विभाजन जो है ये किसने किया? ठीक है, यहाँ पे तो आंसर गलत दे रखा है गाइज। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, पॉल
पॉल एंजिंग ने जो है, ये इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने मुद्रा के जितने भी कार्य होते हैं उसको गत्यात्मक और स्थैतिक कार्यों के अंदर विभाजित किया है। ठीक है, मैंने आपको जब वीडियो में बताया था, चैप्टर के रिवीजन कराई थी, उसमें ये सारी की सारी चीज़ें बताई थी कि 1 नंबर का क्वेश्चन ये आ जाता है। तो पॉल एंजिंग इनका नाम है जिन्होंने मुद्रा के कार्यों को गत्यात्मक और अगत्यात्मक में या स्थैतिक में जो है विभाजित किया है। फिर कहता है साख गुणक जो है क्या है, 1/, में नगद कोष अनुपात। ठीक है, ये नगद कोष का मैं पहले भी इसमें पिछले 50 वाले के अंदर उस शक्तिशाली मुद्रा के साथ इसके अंदर फॉर्मूला था, ठीक है, वो भी बता चुका हूँ। या एक इसका ये वाला भी फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये भी एक साख गुणक का फॉर्मूला, ये भी गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये आएगा ही आएगा। ठीक है, 1/, में CRR या 1/, में LRR, कुछ भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा। उसके बाद कहता है पर क्वेश्चन कंपलसरी इस बार आएगा ही आएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर आएगा नहीं, मनी क्रिएशन का कोई प्रोसेस आना नहीं है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन कंपलसरी है, आएगा ही आएगा। उसके बाद कहता है कि व्यावसायिक बैंक के प्रमुख कार्य क्या हैं। तो ये थोड़ा क्वेश्चन ऊपर जैसा ही है, जमा स्वीकार करना और ग्राहकों को ऋण देने का काम करता है। यहाँ पे कर नहीं आएगा, यहाँ पे ऋण आएगा। ठीक है, दोनों काम करता है, तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा ये A और B। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के रिगार्डिंग, क्वेश्चन नंबर 59। गाइज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके एग्जाम में आने के चांस कहीं ज़्यादा है। ठीक है, कहता है किस वर्ष में भारत के 14 सबसे बड़े अनुसूचित कमर्शियल व्यावसायिक बैंक जो है उनका राष्ट्रीयकरण हुआ। आपको ये ध्यान रखना है गाइज, अगर वो RBI का पूछे, RBI का जैसे मैं पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ, RBI का तो 1949 में RBI का हुआ था। ठीक है, लेकिन उसके बाद सबसे पहले RBI का हुआ था नेशनलाइजेशन, उसके बाद 14 बैंकों का करा था यहाँ पे 1969 में जो है सरकार ने 14 बड़े बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण कर दिया था। ये आपको ध्यान रखना है, RBI का हुआ था 1949 में, और इनके 14 बड़े बैंकों का कब हुआ था, इनका जो हुआ था ये हुआ था गाइज 1969 के अंदर। उसके बाद कहता है 60 क्वेश्चन में कि निवेश के निर्धारक घटक कौन से हैं, मतलब निवेश आपका जो है किस चीज़ पे डिपेंड करता है। वैसे तो ये मुद्रा और बैंकिंग का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, आप इसको छोड़ भी सकते हो, लेकिन आपको ध्यान रखना है निवेश 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, ब्याज की दर और मुद्रा की पूंजी की सीमांत क्षमता। छोड़ सकते हो आप इसको, ऐसा कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद कहता है कि वस्तु विनिमय प्रणाली की जो आवश्यक शर्तें हैं वो कौन सी है। तो जब मैंने आपको चैप्टर रिवाइज कराया था, ये तीनों क्वेश्चन उसी में से हैं। वस्तु विनिमय क्या क्या होना चाहिए, आवश्यकताओं का सीमित होना, सीमित विनिमय क्षेत्र, आर्थिक रूप से पिछड़ापन या उपरोक्त सभी। तो जब मैं आपको पढ़ा रहा था वस्तु विनिमय, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि भाई इसके लिए सारी कंडीशनों को होना ज़रूरी है। फिर कहता है वस्तु विनिमय के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या लाभ होगा वस्तु विनिमय से। ये एक सरल प्रणाली है, आपसी सहयोग में इससे वृद्धि होती है, आर्थिक असमानता नहीं होती, मतलब अमीर गरीब का कोई खेल नहीं होता, सिंपल मेथड है और कोऑपरेट होकर सब काम करते हैं। तो गाइस ये वस्तु विनिमय के जो हैं सारे के सारे लाभ हैं। उसके बाद वस्तु विनिमय की कठिनाइयाँ क्या हैं, दोहरे संयोग का अभाव, वस्तु के विभाजन में कठिनाई, एक कॉमन मेजरमेंट नहीं है या उपरोक्त सभी। सो गाइस ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकता है। वस्तु विनिमय की ये सारी कठिनाइयाँ थी जिसकी वजह से हमें इस प्रणाली को बंद करना पड़ गया और मुद्रा को लाना पड़ गया। गाइस ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, ये क्वेश्चन कंपलसरी है, मैंडेटरी है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा। पहले वस्तु मुद्रा चलती थी, फिर धातु मुद्रा आई, फिर पत्र मुद्रा आई, फिर शाक मुद्रा आई। तो कह रहे हैं इनका एक क्रम लगाइए, या आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये इसका आंसर है, पहले वस्तु मुद्रा आई, ठीक है, फिर धातु मुद्रा, फिर पत्र मुद्रा और फिर शाक मुद्रा का निर्माण हुआ। तो इसका एक सीरियल वाइज इसका एक क्रम कि कैसे क्या क्या हुआ, ये इसका एक बिल्कुल सिस्टमेटिक क्रम है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसके चांस ज़्यादा हैं एग्जाम में आने के। उसके बाद कहते हैं मुद्रा के जो प्राथमिक कार्य हैं, मुद्रा के जो कार्य होते हैं उससे 3 जगह क्लासीफाई किया जाता है, प्राथमिक, द्वितीयक और आकस्मिक। तो कह रहा है प्राथमिक कार्य के अंदर क्या क्या आता है, विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, ए और बी दोनों या ये। तो अगर आपने गाइस अच्छे से पढ़ा है तो भाई मुद्रा के कार्यों के अंदर जो विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक है, ये जो है इसके प्राथमिक कार्यों के अंदर आते हैं, ठीक है। बाकी डेफर्ड पेमेंट और मूल्य संचय ये द्वितीयक के अंदर आते हैं। लो ये अगले क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि भाई गौण कार्य जो होते हैं द्वितीयक कार्य, उसमें क्या क्या आएगा, फ्यूचर, डेफर्ड पेमेंट, मूल्य संचय, मूल्य हस्तांतरण या उपरोक्त सभी। तो भाई ये सभी इसके अंदर आते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है इस चैप्टर की तो भाई वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, मैंने एक एक चीज़, ठीक है, 1-1.5 घंटे की वीडियो होगी, पूरा चैप्टर इसमें मैंने मुद्रा का केवल एक से एक चीज़ मैंने इसका आपको बताई थी। उसके बाद कोई दूसरी वीडियो आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इसके रिगार्डिंग, ठीक है जी। उसके बाद कहता है
कि मुद्रा की पूर्ति से हमारा क्या आशय है। गाइज ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ पे भी मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ उसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, उसके एग्जाम में आने के चांस कहीं ज़्यादा है। मुद्रा की पूर्ति का मतलब होता है एक पर्टिकुलर टाइम पे जनता के पास जितनी भी करेंसी होती है उसमें नोट और सिक्के दोनों आते हैं, उसको मुद्रा की पूर्ति कहते हैं। और ये एक स्टॉक अवधारणा है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि इस चीज़ को हम एक पर्टिकुलर डेट पर मेज़र करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अभी यहाँ पे इसने केवल मुद्रा की पूर्ति बोला है। तो भाई मुद्रा की पूर्ति के अलग अलग मेजरमेंट होते हैं, M1 M2 M3 M4, ठीक है। तो बैंकों के पास जमा, जितने भी जमा है, जनता के पास जमा, डाकघर में बचत जमा, या इनमें से सभी। सो गाइज अभी तो अगर हम सभी मेजरमेंट के हिसाब से बात करें M1 M2 M3 M4, तो ये सारे ऑप्शन उसके अंदर आते हैं, तो ये सभी इसका जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज मुद्रा की पूर्ति का आपको मतलब पता होना चाहिए, ठीक है, ये एक स्टॉक अवधारणा है। और M1 के आपको सारे के सारे घटक पता होने चाहिए, ठीक है जी, ये आपको पता होना चाहिए CBSE के लिए। उसके बाद कहता है कि इसमें से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। विनिमय का माध्यम, कीमत स्थिरता, मूल्य संचय या लेखे की इकाई। तो गाइस कीमत स्थिरता मुद्रा का कार्य नहीं है, बाकी ये सारे काम हमने प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीय अकस्मक के अंदर पढ़े हैं, तो कीमत स्थिरता इसके अंदर नहीं आएगा। कहता है जनता का बैंक कौन सा है, ये भी गाइस एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कमर्शियल बैंक, RBI, A और B दोनों, या इनमें से कोई नहीं। सो गाइस RBI का जो है जनता से कोई लेना देना नहीं है। जनता का RBI के साथ, केंद्रीय बैंक के साथ कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है। हमारा रिलेशन कमर्शियल बैंकों के साथ होता है। केंद्रीय बैंक का संबंध जो है वो कमर्शियल बैंकों से है। व्यावसायिक बैंक के प्राथमिक कार्य कौन से हैं? व्यावसायिक बैंक के ऊपर वाले क्वेश्चन में गाइस उसने मुद्रा के पूछे थे, कहीं सोचो सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे मुद्रा के कार्य पूछ रहा था, ठीक है। अब फिर मैंने आपको जब बैंकिंग वाला चैप्टर पढ़ाया था, अब ये कमर्शियल बैंक के प्राइमरी फंक्शन पूछ रहा है। तो इसके 3 काम होते हैं, जमा स्वीकार करना, ऋण देना और साख का कार्य, ये तीनों इसके प्राथमिक के अंदर आते हैं। तो उपरोक्त सभी जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्राथमिक कार्य के अंदर ये तीनों आते हैं। फिर आता है द्वितीयक कार्य, जिसमें एजेंसी कार्य, अन्य सेवाएं, सामाजिक कार्य, ये वाली चीज़ें आती हैं। कह रहा है व्यावसायिक बैंकों द्वारा स्वीकार की जाने वाली प्रमुख जमाएं कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी डिपॉजिट कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट करते हैं? चालू जमा, बचत जमा, सावधि जमा या सभी? सो गाइज ये सारी की सारी डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट, सारी डिपॉजिटों को ये एक्सेप्ट करते हैं। हम कमर्शियल बैंकों के पास किसी भी तरीके का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सारे अकाउंट बताए थे, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, FD अकाउंट, RD अकाउंट, जॉइंट अकाउंट। तो सेविंग अकाउंट में जो होती है वो बचत जमा होती है, करंट में जो होती है वो चालू होती है, FD में जो होती है वो सावधि होती है। तो उपरोक्त सभी जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद कहता है कि जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो किस प्रकार का ऋण देते हैं, किस किस तरीके के लोन देते हैं? तो कैश क्रेडिट देते हैं, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देते हैं, एडवांस लोन देते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के, उपयुक्त सभी। तो एक एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, दोनों में क्या डिफरेंस है। बैंक ओवरड्राफ्ट किसको मिलता है, कैश क्रेडिट किसको मिलता है, ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस किसको मिलता है, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस किसको मिलता है। तो गाइज अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में वो वीडियो है, ठीक है, वो वीडियो को बहुत ही अच्छे से देख लीजिएगा। 1 से 1.5 घंटे की वीडियो है, मुद्रा की अलग है, बैंक की अलग है। एक एक चीज़ मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा डीप से बता रखी है उसके अंदर, उसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है कमर्शियल बैंकों के गौण कार्यों के अंदर कौन कौन से आते हैं। यहाँ पे इसने कुछ कौन सा पूछा था, यहाँ पे इसने पूछा था प्राथमिक, 70वें में पूछा है प्राथमिक, और 73वें में पूछ रहा है सेकेंडरी। तो एजेंट के रूप में कार्य, सामान्य उपयोगी सेवाएं या सामाजिक कार्य या उपयुक्त सभी। तो गाइज इसका जो आंसर है वो आएगा यहाँ पे उपयुक्त सभी, इसका आंसर आएगा, ठीक है। ये नहीं आएगा इसका, ये जो है ये नहीं आएगा इसका आंसर, ठीक है। यहाँ पे जो कमर्शियल बैंक के जो सेकेंडरी जो फंक्शन होते हैं, कमर्शियल बैंक के जो सेकेंडरी फंक्शन होते हैं उसमें जो है एक तो आपका एज अ एजेंट काम करता है वो, ठीक है, हमारा एजेंट होता है, जैसा जैसा हम बोलते रहेंगे वैसा वैसा जो है वो करता रहेगा। उपयुक्त सभी आएगा, ये तीनों काम है इसके सेकेंडरी के। ये गलत दे रखा है यहाँ पे, इसके आंसरों पे मत जाइएगा, ठीक है जी। 2-3 आंसर इसमें गलत हैं, वो मैंने बता दिया, एक तो ये था और एक ऊपर था। फिर कह रहा है बैंकों का एजेंसी कार्य जो है, बैंकों का जो एजेंसी कार्य है वो क्या है। मतलब हम कह रहे हैं यहाँ पे एज ए एजेंट के रूप में काम करता है। तो एजेंट के रूप में जो है ये क्या काम करता है? लोन देने का काम करता है,
जमा स्वीकार करने का काम करता है, लॉकर की सुविधा देता है, या ट्रस्टी का कार्य करना। सो गाइस जमा स्वीकार करना ये तो प्राथमिक कार्य है, लॉकर की सुविधा देना ये इसका टॉपिक है, सामान्य उपयोगी सेवाएं का ऋण देना भी प्राथमिक कार्य है। तो ये दोनों तो प्राथमिक और उसके हैं। ट्रस्टी का कार्य करना ये बैंक का एज ए एजेंट के रूप में काम होता है, ट्रस्टी और प्रबंधक के रूप में काम करना। तब आप वीडियो देखेंगे ना जब इसकी, तो मैंने गौण कार्यों के अंदर प्राथमिक कौन से होते हैं, द्वितीयक कौन से होते हैं, सामाजिक कौन से होते हैं, ये सारे मैंने आपको बहुत ही डीप से बता रखे हैं, तो आपको वहाँ से बहुत ही अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, ये आप काट सकते हो 75, इसमें थोड़ा क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है, बस यहाँ पे कुछ मिसिंग है। यहाँ पे बस लिखा हुआ है साख मुद्रा का विस्तार होता है, साख मुद्रा का विस्तार होता है जब घटता है बढ़ता है, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ क्या घटता है क्या बढ़ता है, बस ये लिखा हुआ है, ये छोड़ सकते हो आप अभी। ठीक है, उसके बाद है गाइज क्वेश्चन नंबर 56, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है भाई एटीएम का जो है पूरा नाम क्या है, एनी टाइम मनी, ऑल टाइम मनी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, या ए और बी दोनों। सो गाइज ये इसका आंसर है, इसकी फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है, ये भी एग्ज़ाम में आ जाती है कई बारी। ठीक है जी, उसके बाद कहता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है वो क्या है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ये कमर्शियल बैंक है, आरबीआई है, निजी बैंक है, या इसमें से कोई नहीं, तो भाई ये जो है एक कमर्शियल बैंक है। ठीक है, और कमर्शियल बैंक दो तरीके के होते हैं, एक होता है निजी, एक होते हैं सार्वजनिक। तो उसने बस ये पूछा है, ये कमर्शियल बैंक भी दो तरीके के होते हैं, तीन तरीके के होते हैं बल्कि। ठीक है, निजी बैंक, सार्वजनिक बैंक और फॉरेन, ठीक है, विदेशी बैंक। तो ये जो है ये एक कमर्शियल बैंक है, निजी बैंक तो है नहीं, प्राइवेट बैंक नहीं है ये एक। ठीक है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, आरबीआई है नहीं। किस विधि से हम बैंकों से मुद्रा निकाल सकते हैं, चेक से, एटीएम से। अब देखो इन दोनों पे तो आप कंफर्म हो ना, चेक और एटीएम, इससे तो पैसे निकल सकते हैं। ठीक है, अब मान लो अगर आपको ये पता भी नहीं है आहरण क्या होता है, तो भाई ये दोनों तो हैं ही, बी और सी तो ऑप्शन है ही, तो सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे बी और सी का तो ऑप्शन नहीं है, तो सिंपल सी बात है ये भी होगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट कहते होंगे शायद इसको, डिमांड ड्राफ्ट ही कहते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आ सकता है। तीनों क्वेश्चन जो है गाइस ये बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है, उसके बाद कहता है कि व्यावसायिक बैंक जो है वो क्या करता है, ये वही ऊपर क्वेश्चन है, जमा स्वीकार करता है, लोन देने का काम करता है। ठीक है, और लॉकर की भी सुविधा देता है, सारे के सारे काम करता है कमर्शियल बैंक। मतलब प्राथमिक भी लिख दिए इनने, द्वितीयक भी लिख दिए, और द्वितीयक के अंदर जितने भी थे सारे लिख दिए। अब कहता है कि इसमें से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट यहाँ सही लिखी हुई है, कौन सी स्टेटमेंट सही है। कि आरबीआई जो है वो एक अपेक्स बैंक है, टॉप का बैंक है, ये तो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है यहाँ पे। और केंद्रीय बैंक पर सरकार का स्वामित्व होता है, केंद्रीय बैंक देश में बैंकिंग प्रणाली का संचालन करता है। अब देखो ये सारी चीज़ें बेटा ठीक लिखी हुई हैं यहाँ पे। ठीक है, टॉप का बैंक है, पापा है वो बैंकों के बैंक का, सारी बैंकिंग प्रणाली को कंट्रोल में भी करके रखता है। ठीक है, अगर आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा कि बी ठीक है या नहीं, तो ए और सी तो कंफर्म हो आप, ये तो है ही। अब ए और सी का कोई ऑप्शन नहीं है, तो सिंपल सी बात है ये भी स्टेटमेंट ठीक ही होगी। तो भाई उपरोक्त सभी जो है ये आंसर हो जाएगा। और वैसे भी सही है, सरकार का बैंकर होता है, सरकार पे टोटल इस पर वो होता है, सरकार के हिसाब किताब, सरकार का एजेंट, सरकार को फाइनेंशियल एडवाइज़र, सारे काम करता है ये सरकार के। तो उपरोक्त सभी जो है इसका आंसर हो जाएगा। कह रहा है इसमें से कौन सा केंद्रीय बैंक का कार्य है, केंद्रीय बैंक जो है इसमें से कौन सा काम करता है। नोट जारी करने का अधिकार है, सरकार का बैंकर है, विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षक है, ये उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय बैंक द्वारा कौन सी मुद्रा जारी की जाती है। ठीक है, ये गाइस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, केंद्रीय बैंक जितनी भी मुद्रा जारी करता है, ठीक है, वो जो है चलन मुद्रा होती है। और अगर ये एक तो चलन मुद्रा याद रखनी है, और अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी होती है, अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। मैंने आपको दो तरीके की मनी बताई थी, एक होती है लिमिटेड लीगल टेंडर, एक होती है अनलिमिटेड लीगल टेंडर। सिक्के जो होते हैं वो होते हैं गाइस लिमिटेड लीगल टेंडर, जो कि भारत सरकार का वित्त मंत्रालय करता है। लेकिन केंद्रीय बैंक जो करता है ये होती है अनलिमिटेड लीगल टेंडर, जो कि हर उसमें एक्सेप्टेबल है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई भी लेने से मना नहीं कर सकता। और ये चलन मुद्रा भी होती है, मतलब रनिंग में, करंट में जितनी भी मुद्रा रनिंग में होती है वो सब जो है आरबीआई द्वारा इशू की जाती है, ये कह सकते हो। ठीक है, उसके बाद कहता है कि साख नियंत्रण के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है। मतलब आरबीआई जो है आखिर क्रेडिट क्रिएशन पे कंट्रोल क्यों करके रखता है। ठीक है, वो उसको चाहता है लोन ज़्यादा जाए या वो चाहता है लोन कम जाए, तो ऐसा क्यों होता है। तो कह रहा है
कि ताकि कीमतें ना तो ज़्यादा बढ़ सके ज़्यादा कम हो सके, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन ना हो, कीमत स्थिर रहे। सबसे पहली बात तो विदेशी विनिमय दर में भी स्थिरता आए, उत्पादन और रोजगार में वृद्धि के उपाय करना, या उपरोक्त सभी। तो गाइस इसका जो आंसर है वो उपरोक्त सभी है, क्योंकि आरबीआई जो कंट्रोल करता है वो इसलिए करता है कि अर्थव्यवस्था के अंदर न्यून मांग और अधिमांग की स्थिति उत्पन्न ना हो, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन वगैरह ये कुछ भी ना हो, और रोजगार और उत्पादन में वृद्धि हो सके। तो ये इसलिए ही ये जो है मनी क्रिएशन करता है। ये भी गाइस एक अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ सही लिखी हुई है। बैंक दर वह दर है जिस पे केंद्रीय बैंक देश के व्यापारिक बैंकों को ऋण देने को तैयार होता है। तो ये स्टेटमेंट तो ठीक लिखी हुई है, ठीक है, जिसको हम बैंक रेट या रेपो रेट कहते हैं। डिपेंड करता है शॉर्ट टर्म दिया गया है या लॉन्ग टर्म लोन दिया गया है। उसके बाद कह रहा है बैंक दर और ब्याज दर दोनों में अंतर होता है। ये भी ठीक है। बैंक दर वो है जिस पे आरबीआई ने कमर्शियल बैंकों को दिया है, ब्याज दर वो है जिस पे कमर्शियल बैंकों ने जनता को दिया है। फिर कह रहा है बैंक दर केंद्रीय बैंक की पुनर्कटौती दर है। ये भी बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, ठीक है। और फिर अब देखो इन दोनों पे तो ठीक है। अब आपको ये स्टेटमेंट नहीं पता कि ये स्टेटमेंट क्या है, इसका क्या मीनिंग होता है, ठीक है, तो आप इस पे कंफ्यूज हो कि ये स्टेटमेंट ठीक है या नहीं है। इन दोनों पे तो श्योर हो कि भाई ये तो ठीक है, ये तो गलत हो ही नहीं सकती। इन दोनों पे आप श्योर हो। तो अगर आप इन दोनों पे श्योर हो तो ए और बी का तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो सिंपल सी बात है, ये भी ठीक होगा, उपरोक्त सभी इसका आंसर है। मैंने आपको बताया हुआ है कि भाई कैसे एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं, कैसे आप जो है इसके अंदर कैसे क्वेश्चनों को सही करेंगे, कैसे तुक्का मार सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, सारी वीडियो मैंने आपको बता रखी है। उसके बाद कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा साख नियंत्रण का परिमाणात्मक उपाय नहीं है। परिमाणात्मक पूछ रहा है गाइस ये आपसे, ठीक है। ये पिछले 50 क्वेश्चन में भी था, परिमाणात्मक गुणात्मक कई सारे क्वेश्चन आए थे। तो परिमाणात्मक वो होता है जिसको हम नंबर में डिफाइन कर सकते हैं। बैंक दर परिमाप नहीं है। नैतिक दबाव जो है वो गुणात्मक होता है। बाकी बैंक दर, रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, खुले बाजार की प्रक्रियाएं, ये सब जो है परिमाणात्मक होते हैं। उसके बाद कहता है कि व्यावसायिक बैंकों को अपनी कुल आस्तियों को कुल डिपॉजिट कह सकते हो, कुल डिपॉजिट के एक निश्चित अनुपात में जमा अपने पास तरल रूप में रखना पड़ता है, ठीक है। परिसंपत्ति आएगा यहाँ पे, अपने पास एज अ लिक्विड फॉर्म में उनको रखना पड़ता है, उसको क्या कहते हैं। सो गाइज उसको जो है इसका भी यहाँ पे आंसर कर लिखा हुआ है, इसको आप भूल जाइए। उसको एसएलआर कहते हैं। जो सभी कमर्शियल बैंकों को अपनी कुल डिपॉजिट का, जितने भी उनके पास पैसे आए हैं, उनका एक निश्चित अनुपात अपने पास तरल परिसंपत्तियों के रूप में रखना पड़ता है, वो एसएलआर होता है। सीआरआर क्या है, वो पैसा, ठीक है, वो पैसा जो कि सभी कमर्शियल बैंकों को आरबीआई को देना पड़ता है, वो सीआरआर है। और वो पैसा जो सभी कमर्शियल बैंकों को अपनी कुल जमा का एक मिनिमम % अपने पास रखना पड़ता है तरल संपत्तियों के रूप में, वो एसएलआर है, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन के आंसर इसमें गलत दे रखे हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। और गाइस सीआरआर और एसएलआर के ऊपर क्वेश्चन कंपलसरी है, एग्जाम में आना ही आना है, ठीक है। ये भी इसका गलत है दे रखा है यहाँ पे। बाकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी स्थापना 1935 में हुई है। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 के अंदर हुआ है, ठीक है। इसका हेड ऑफिस जो है वो मुंबई के अंदर है। और करंट में इसके गवर्नर का जो नाम है शक्तिकांता दास हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, केंद्रीय बैंक, आरबीआई, इसके रिगार्डिंग ध्यान रखनी है, सब एक ही होते हैं, ठीक है। स्थापना कब हुई, हेड क्वार्टर कहाँ है, करंट में इसका गवर्नर कौन है, कौन से नोट ये जारी करता है, ये सारी चीज़ें एग्जाम में 1 मार्क्स में आनी ही आनी है। कब इसका राष्ट्रीयकरण हुआ, ये सारी चीज़ें। फिर कहता है कि मौद्रिक नीति का जो संबंध है वो किससे है? सार्वजनिक व्यय से, सार्वजनिक ऋण से, करों से, या खुले बाजार की क्रियाओं से। सो गाइस देखिए, मैंने आपको बताया 2 तरीके की नीति होती है। एक होती है राजकोषीय नीति, एक होती है मौद्रिक नीति। जो राजकोषीय नीति जो होती है ना गाइस, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। जो राजकोषीय नीति होती है वो होती है सरकार के कंट्रोल में, जिसमें सरकार अपनी आय और व्यय के अंदर चेंज करके अर्थव्यवस्था के अंदर न्यून मांग और अधिमांग को ठीक करती है। लेकिन जो मौद्रिक नीति होती है वो होती है आरबीआई के कंट्रोल में, जिसमें आरबीआई कुछ इंस्ट्रूमेंट, जिसके अंदर सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, खुले बाजार की प्रक्रियाएं, जितने भी हमने मात्रात्मक और गुणात्मक उपाय पढ़े हैं वो मौद्रिक नीति के अंदर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक व्यय और ये जो कर, सब्सिडी वगैरह हैं, ये तीनों जो ऑप्शन है ये गाइज राजकोषीय के दे रखे हैं, क्योंकि ये सरकार के इंस्ट्रूमेंट हैं, ये आरबीआई के इंस्ट्रूमेंट नहीं है। आरबीआई के जो इंस्ट्रूमेंट हैं सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट और खुले बाजार की क्रियाएं, सीमांत आवश्यकता, नैतिक प्रभाव, राशनिंग, ये होते हैं
आरबीआई के इंस्ट्रूमेंट जिसको मौद्रिक नीति के घटक कहते हैं। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद कहता है कि देश में कागजी नोट जारी करने का कार्य कौन करता है, कागजी मुद्रा कौन जारी करता है। तो सारे के सारे कॉइन तो भाई भारत का वित्त मंत्रालय करता है, लेकिन कागज के नोट जो है कौन जारी करता है, सेंट्रल बैंक जो होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, ये 2 रुपये के नोट से लेके 2000 रुपये तक के जो नोट है इसको जारी करता है। उसके बाद कहता है गाइज, उसके बाद कहता है, एक मिनट रुकिए ज़रा, इसको हम ले आते हैं। उसके बाद कहता है, एक मिनट रुकिए, उसके बाद कहता है कि केंद्रीय बैंक जो है साख नियंत्रण कैसे करती है, बैंक दर के जरिए, सीआरआर के जरिए, खुले बाजार की प्रक्रियाएं, या इनमें से सभी। सो गाइस ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो हैं ये आरबीआई इसको यूज़ करता है। कुछ मात्रात्मक के हैं, कुछ गुणात्मक के हैं, अभी तो फिलहाल ये मात्रात्मक के लिखे हुए हैं सारे। इन सभी का यूज़ करके वो जो है क्रेडिट को कंट्रोल में करके रखता है। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। फिर कह रहा है इसमें से कौन सा जो साख नियंत्रण है वो गुणात्मक विधि है, गुणात्मक वाली। तो गुणात्मक के अंदर मैंने आपको कौन कौन सा बताया, कह रहा है गुणात्मक विधि है। गुणात्मक विधि जो है इसके अंदर ये आएगा गाइस, इसको उपभोक्ता साख पर नियंत्रण, जो साख की जो राशनिंग होती है ना, साख की राशनिंग, नैतिक प्रभाव, साख की राशनिंग और सीमांत आवश्यकता, ये जो तीनों पॉइंट हैं ये होती हैं गुणात्मक विधि के अंदर। तो जो साख की राशनिंग है उसको उपभोक्ता साख पर नियंत्रण भी कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका जो है आंसर हो जाएगा। ये तो मात्रात्मक के हैं, बैंक दर, सीआरआर, खुले बाजार की प्रक्रियाएं, ये तो मात्रात्मक के हैं, तो ये गुणात्मक का ही हो जाएगा। उसके बाद कहता है, एक मिनट रुकिए ज़रा, उसके बाद कहता है कि मौद्रिक नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं। मौद्रिक नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं, उत्पादन और रोजगार में वृद्धि करना, विदेशी विनिमय दर में स्थिरता, मूल्य स्थिरता, या सभी। तो गाइस ये सभी इसका उद्देश्य है, चाहे वो मौद्रिक के पूछे, चाहे वो आपसे राजकोषीय के पूछे, दोनों के से किसी के भी उद्देश्य पूछे, दोनों का सेम उद्देश्य होता है कि न्यून मांग और अधिमांग को ना होने देना, अर्थव्यवस्था के अंदर की स्टेबिलिटी बना के रखना, ना ही प्राइस वगैरह ज़्यादा हो, रोजगार वगैरह, उत्पादन वगैरह इन सब में वृद्धि हो सके। अब है मुद्रा की पूर्ति का नियमन कौन करता है। ये भी गाइस एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है। तो मुद्रा की पूर्ति पे जो नियंत्रण है ना, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। मुद्रा की पूर्ति का नियमन जो है वो कौन करता है। ठीक है, तो आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये जो है मुद्रा की पूर्ति का नियमन करता है। ठीक है, अगर वो आपसे गाइस ये पूछता कि मुद्रा की पूर्ति को जो है कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, अगर वो आपसे ये पूछता, तो भाई उसके अंदर जो मुद्रा की पूर्ति करते हैं ना, हु सप्लाई मनी, सरकार करती है, कमर्शियल बैंक करता है और रिजर्व बैंक करता है। तो अगर वो पूछता है कि मुद्रा की पूर्ति को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो उसके अंदर ये तीनों आते। ठीक है, अगर यहाँ पे उपरोक्त सभी का आंसर होता तो सरकार भी कॉइन इशू करती है, कमर्शियल बैंक मनी क्रिएशन करते हैं और रिजर्व बैंक नोट इशू करता है। तो तीनों ही फैक्टर हैं जो मुद्रा की पूर्ति को बढ़ा घटा सकते हैं। ठीक है, तो मुद्रा की पूर्ति को प्रभावित करने वाले अगर घटक पूछता तो उसमें ये तीनों आते हैं। नियमन कौन करता है, यही सब कुछ वो है, पापा है, सब कुछ यही करता है। साख मुद्रा का विस्तार होता है जब, ये भी क्वेश्चन फिर रिपीटेड है, इसको भी काट दीजिए, इस क्वेश्चन में दिक्कत है, थोड़ी कुछ मिसिंग है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद है कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली का संरक्षक कौन है। ये भी गाइस एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारी बैंकिंग प्रणाली का संरक्षक है, पापा है। सारा का सारा जितने भी कमर्शियल बैंक होते हैं, कोई सा भी बैंक है, सब इसके अंडर में काम करते हैं। फिर कह रहे हैं वैधानिकता के आधार पर मुद्रा को कितने उसमें बांटा गया है। तो वैधानिकता के आधार पर इसमें इसको 2 उसमें बांटा गया है। और लास्ट में कहता है बैंकिंग लोकपाल योजना की घोषणा किस वर्ष की गई थी। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है गाइस, तो आपको ध्यान रखना है 1995 में बैंकिंग लोकपाल योजना की घोषणा जो है ये आपकी की गई थी। ठीक है जी, तो ये आपके जो हैं इसमें क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन गाइस इसके अंदर, जैसे ये वाला जो क्वेश्चन था, ये वाला जो क्वेश्चन है इसके अंदर साख मुद्रा का विस्तार, ये 2 बारी है इसके अंदर। ठीक है, इसको हटा दीजिए। और 3 क्वेश्चन जो हैं उसके आंसर जो हैं वो गलत हैं। ठीक है, तो मैंने बता दिया उसका आंसर क्या है।
तो ये आपको ध्यान रखना है कौन कौन से गलत है, इसलिए मैंने आपको यहाँ सही से बता दिया किसका आंसर क्या होगा। बाकी ये PDF आपको जो है किस तरीके से मिल सकती है, आप इन क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। जो जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया है वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। बाकी आपको ये PDF किस तरीके से मिल सकती है, आप जो है किसी भी ब्राउज़र पे सर्च करेंगे www.rdclasses.online, ठीक है। किसी भी ब्राउज़र पे आप सर्च करेंगे www.rdclasses.online, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, और या rdclasses.online कुछ भी सर्च कर सकते हैं जो आपका मन करे, ठीक है। rdclasses.online या www.rdclasses.online यहाँ पे आप सर्च करेंगे। उसके बाद आपको फ्री नोट्स पे जैसे आप रोज़ डाउनलोड करते हो वैसे तो पता ही है, लेकिन फिर भी मैं अभी आपको यहाँ दिखा देता हूँ, ठीक है। अभी वेबसाइट लोड हो रही है, 1 मिनट रुक जाइए। वहाँ पे आप फ्री नोट्स के सेक्शन पे जाएंगे तो मैंने वहाँ पे टर्म 2 करके वहाँ पे डाल दिया है। वहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ये पूरी की पूरी PDF जो है डाउनलोड हो जाएगी। आप जो है इससे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। 1 मिनट में आपको दिखाई देता हूँ। ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप आ जाएंगे rdclasses.online, जैसे डालेंगे फ्री नोट्स के सेक्शन पे डाल दिया मैंने मनी एंड बैंकिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 2। और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको जो है यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस पे मनी एंड बैंकिंग पे, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एक न्यू टैब आपके सामने जो है ओपन हो जाएगा, और आप जो है इन नोट्स को जो है डाउनलोड कर सकते हैं। पूरी की पूरी PDF आपके फ़ोन में लोड हो जाएगी, ऊपर डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड हो जाएगी। आप अपने मोबाइल में इसको डाउनलोड के सेक्शन में जाकर देख सकते हैं और इससे अपनी जो है रिवीजन कर सकते हैं, जिससे भी मैं भी आपको पढ़ा रहा था, ठीक है। और कोई सी भी आपको चाहिए, मैंने यहाँ सारी की सारी डाल रखी है। यहाँ फ्री नोट्स के सेक्शन पे आप देखिए क्लिक करेंगे, मैंने यहाँ सारी की सारी डाल रखी है। इंडियन इकोनॉमी भी डाल रखी है, और ये मुद्रा और बैंकिंग ये चल ही रहा है अभी आपका, ये सारी की सारी यहीं पे आपको मिल जाएंगी। निर्धनता चैप्टर 6, 5, 4, 3, 2, 1 सारी की सारी PDF यहाँ पे है। यहाँ से आके आप फ्रीली कोई सी भी PDF को जो है डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास पूरी PDF ओपन हो जाएगी जहाँ से मैं आपको पढ़ा रहा था। आप इसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं, ऊपर डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये PDF आपके लिए हो जाएगी, इससे आप रिवीजन कर सकते हैं एग्जाम के टाइम पे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक।